की स्टार्टिंग होती है और हमें कूरो को दिखाया जाता है जिसने सेफली वहां पर जमीन पर लैंड कर लिया होता है। हालांकि डर के मारे कूरो ने अपनी आंखों को बंद कर लिया होता है। फिर कूरो को महसूस होता है कि उसको जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा है। कूरो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसे इतनी दूर आसमान से कूदने के बाद भी जरा सा भी चोट नहीं लगी है। जिसे सुनकर कूरो का मॉन्स्टर, जिसे मैं अब बोल्डी कह के बुलाऊंगा, वो बोलता है इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी पावर्स को दिया था। तभी उस बिल्डिंग के ऊपर जहाँ पर कूरो था वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और वो बर्ड मॉन्स्टर उड़ते हुए कूरो की तरफ आने लगता है। देखकर कूरो डरते हुए बोलता है कि ये मॉन्स्टर हमारी तरफ आ रहा है, जल्द से जल्द इस मॉन्स्टर को इसी जगह पर लेकर जाना होगा जहाँ पर लोग ना हो। ये बोलकर कूरो वहाँ पर दौड़ लगा देता है और जस्ट उसके पीछे कूरो को खाने के लिए आने लगता है। इसी बीच मौका देखकर बोल्डी कूरो से डील करने की कोशिश करता है। बोलता है कि मेरे पास एक डील है, अगर जो तुम मुझे अपनी बॉडी को दोगे मॉन्स्टर को हराने के लिए तुम्हारी मदद करूंगा। हालांकि अगर जो तुमने बॉडी को मुझे नहीं दिया तो फिर यहाँ पर सारे के सारे लोग इंक्लूडिंग ये बिल्डिंग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये चीज इस बर्ड मॉन्स्टर के लिए करना खाना खाने जितना आसान है। तुम्हारे पास यहाँ पर केवल 2 ही चॉइस हैं, अपनी बॉडी को यहाँ पर मुझे दे दो, यहाँ पर सारे के सारे लोग कुत्ते की मौत मरेंगे। डिसीजन तुम्हारे ऊपर है। उस मॉन्स्टर की ये बात सुनकर कूरो थोड़ा हैरान हो जाता है। कूरो उससे पूछता है कि आखिरकार मेरी बॉडी को उसे देना, आखिरकार इसका मतलब क्या है। जो सुनकर बोल्डी बोलता है कि मतलब कि क्या, मुझे मेरी बॉडी को यूज करने दो, मैं फील कर सकता हूँ कि ये मेरी बॉडी है, इसी वजह से मैं अपनी पावर्स को तुमको दे पाया। अगर जो उस वक्त मैंने अपनी पावर को तुम्हें दिया ना होता तो अब तक तुम गिरकर मर चुके होते। इसी बीच कूरो को वो मॉन्स्टर खाने की कोशिश करता है लेकिन कूरो उसे डॉज करते हुए दौड़ रहा होता है। सिचुएशन का फायदा उठाते हुए बोल्डी कूरो को अपनी बॉडी देने के लिए प्रेशराइज करने लगता है। लेकिन हाइची स्कूल के अंदर हुई घटनाओं को याद कर कूरो थोड़ा हेजिटेट कर रहा होता है। कूरो अपने मन के अंदर बोलता है अगर जो मैंने अपनी बॉडी को इस मॉन्स्टर को दे दिया तो फिर क्या होगा। बोलने के साथ ही कूरो के सामने वो हाइची स्कूल के सारे मंजर जिसमें टीचर्स चीख रहे होते हैं, बच्चों की जान जा रही होती है, जिन्हें याद करने के बाद कूरो बोलता है कि मैं कभी नहीं करने वाला। बोलता है कि मैं अभी तक भूला नहीं हूँ कि तुमने हाइची स्कूल के अंदर क्या क्या किया था। यहाँ पर अगर जो मैंने तुम्हें अपनी बॉडी को दे दिया तो तुम उससे भी ज्यादा बुरा करोगे। फिर कूरो के ऊपर वो मॉन्स्टर अपनी लेजर बीम से अटैक करता है। कूरो बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है। कूरो बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा करीब था। उस अटैक को डॉज करने की वजह से कूरो जमीन पर गिर जाता है। कूरो बोलता है कि ये कमीना जरा सा भी रहम नहीं दिखा रहा। बोल्डी बोलता है कि ये बॉडी मेरी बॉडी से बनी हुई है, इसी छोटी सी फायर बाल भी बाका नहीं कर सकती। लेकिन तभी वहाँ पर हमें किसी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर व्हील चेयर पर एक पेशेंट होता है जो कि एक लड़की होती है। उसे वहाँ पर देखकर कूरो हैरान हो जाता है। कूरो बोलता है कि हायर अप्स ने उसे वहाँ पर इवैक्यूएट नहीं किया। हालांकि उस लड़की के चीखने की वजह से उस बर्ड मॉन्स्टर का ध्यान कूरो से हट जाता है और उस लड़की के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर को छोड़कर उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। जो देखकर कूरो घबरा जाता है। कूरो दौड़ते हुए उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो चीज काम नहीं आती। अभी वापस से बोल्डी कूरो से बोलता है कि बेकार की चीजें करना बंद करो और अपनी बॉडी को मुझे दे दो, मैं इसे संभाल लूंगा। लेकिन कूरो ने पूरी तरीके से बोल्डी को इग्नोर कर दिया था। कूरो अपने मन के अंदर बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये बॉडी सच में इस मॉन्स्टर की बॉडी से बनी हुई है और अगर जो ऐसा कुछ है तो फिर बोलकर कूरो अपने पंच को बनाकर उस मॉन्स्टर की तरफ दौड़ते हुए जाता है और उसके पैरों के ऊपर अपने पंच को दी कर मारता है। हालांकि कूरो के उस पंच की वजह से उस मॉन्स्टर के ऊपर घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। कि पंच से कुछ भी ना होता देख कूरो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कूरो बोलता है क्या आखिरकार इस चीज ने काम क्यों नहीं किया। जो देखकर बोल्डी कूरो के ऊपर गुस्से से चीखते हुए बोलता है मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले नहीं बताया था, मेरी पावर्स को यूज करने के लिए तुम्हें मेरी विल की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि मेरी परमिशन के बगैर तुम मेरी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसके बगैर तुम एक मामूली से इंसान हो। वो मॉन्स्टर अपने मुंह को कूरो की तरफ कर अपने मुंह के अंदर एक लेजर बीम को चार्ज करने लगता है। जिसे देखकर बोल्डी क्रीपी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि मैं तुमसे आखिरी बार ये बोल रहा हूँ, अपनी बॉडी को मुझे दे दो। इसी बीच वो मॉन्स्टर अपनी पावर्स को अपने मुंह के अंदर कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है और इसी बीच नीचे बोल्डी कूरो को बड़गलाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी कूरो बोल्डी को अपने दोनों हाथ से थप्पड़ मार कर दबा देता है। कूरो वहाँ पर बोल्डी से बोलता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बकबक करते हो, हालांकि ये मॉन्स्टर तुम्हारी वजह से यहाँ पर आया है और तो और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम यहाँ पर मेरी बॉडी को यूज नहीं करने वाले, उल्टा मैं यहाँ पर तुम्हारी पावर्स को यूज करने वाला हूँ। इसी बीच उस मॉन्स्टर ने अपने मुंह के अंदर अपनी पावर्स को कॉन्सेंट्रेट कर लिया होता है और कूरो के ऊपर अपनी लेजर बीम को छोड़ दिया होता है। इसे देखकर बोल्डी चीखते हुए बोलता है कि ये बददिमाग इंसान, यहाँ पर तू हम सबको लेकर मरना चाहता है। इसे देखकर कूरो स्माइल करते हुए बोलता है कि और मैं यहाँ पर कर भी क्या सकता हूँ, अगर जो तुम अपनी पावर्स को यहाँ पर मुझे नहीं दोगे। वैसे भी तुम ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े थ्रेट हो, इतना भी बुरा नहीं हुआ कि अगर जो मैं तुमको लेकर यहाँ पर मर जाऊँ। सुनकर बोल्डी रोने लगता है। वो बोलता है कि मैं यहाँ पर आज एक बेवकूफ की वजह से मरने वाला हूँ। अपने प्राण को संकट में देखकर बोल्डी अपनी पावर्स को कूरो को देने के लिए मान जाता है। बोल्डी कूरो से बोलता है कि ये केवल आखिरी बार होगा, अपने हाथ को यहाँ पर दो। बोलकर बोल्डी कूरो के हाथ के अंदर जो ब्लैक होल था उसके अंदर चला जाता है। बोल्डी के अंदर जाते साथ ही कूरो की बॉडी के ऊपर कुछ ब्लू कलर के रियून सफेद होते हैं। इसी बीच कूरो महसूस कर पा रहा होता है कि उसके पेट के ऊपर बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा हो रही है। उस पावर को महसूस करते साथ ही कूरो अपने पंच को बनाता है। इसी बीच वहाँ पर एक विंडो आती है। बोल्डी की पावर 0.0001% को रिलीज किया जा रहा है। इसी बीच कूरो आसमान की तरफ एक पंच लगाता है जिस पे उसके अटैक की वजह से हॉस्पिटल की बिल्डिंग के ऊपर कोई असर ना हो। जो अटैक जाकर मॉन्स्टर की उस लेजर बीम के साथ टकराता है, लेकिन उस मॉन्स्टर का अटैक कूरो के अटैक से ज्यादा पावरफुल होने के कारण वो मॉन्स्टर का अटैक कूरो के अटैक को पुश बैक करने लगता है। जिसे देखकर कूरो बोल्डी से बोलता है यहाँ पर पुश बैक किया जा रहा है, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ ही मरना चाहते हो। सुनकर बोल्डी बोलता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। बोलते साथ ही बोल्डी अपनी पावर्स को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बोल्डी का वो अटैक उस मॉन्स्टर के अटैक को नलिफाई करते हुए जाकर उस बर्ड मॉन्स्टर के सर के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से उस बर्ड मॉन्स्टर के सर के चीथड़े उड़ जाते हैं। कूरो का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो बर्ड मॉन्स्टर थोड़ी दूर तक हवा में उड़ जाता है
कुरो की इस पावर को देखकर वो लड़की भी हैरान हो जाती है और स्माइल करने लगती है, जो कि व्हील चेयर पर होती है। मॉन्स्टर की बॉडी जिसके अब तक चीथड़े उड़ चुके होते हैं वो आकर जमीन पर गिरती है। इसके साथ ही नोटिफिकेशन आता है और कुरो की बॉडी नॉर्मल मोड में आ जाती है। ये देखकर कुरो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। कुरो बोलता है कि उसने एक ऐसे मॉन्स्टर को, जो कि एक एस रैंकर से भी ज्यादा पावरफुल था, उसे एक सिंगल हिट में खत्म कर दिया। सच में बोल्डी की पावर्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन तभी कुरो की पुतली अचानक से ऊपर को चढ़ जाती है और वहां पर ज्यादा पावर्स को यूज करने की वजह से कुरो बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वहां पर दौड़ते हुए ओरिन आ जाती है। ओरिन कुरो का नाम बुलाते हुए कुरो की तरफ आने लगती है। इसी बीच ओरिन की नजर उस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर ओरिन हैरान हो जाती है। ओरिन बोलती है ये तो वही मॉन्स्टर है, फिर यहाँ पर चल के आ रहा है, इसे मारा किसने? इस लड़के के पास तो कोई भी अल्फा एबिलिटीज नहीं थी। यहीं से सीन चेंज होता है और थोड़ी देर बाद किसी और जगह पर आता है, जहाँ पर हमें कुरो को दिखाया जाता है। कुरो अनकॉन्शियस होकर चेयर के ऊपर बैठा हुआ होता है। कुरो के नाक के अंदर एक अच्छी सी खुशबू आती है, जिसे सुनकर कुरो उठते हुए बोलता है कि आखिरकार ये अच्छी सी खुशबू किस चीज की है। वहीं पर हमें एक मिडिल एज पर्सन को दिखाया जाता है, जो अपने हाथ के अंदर चाय को सर्व कर रहा होता है। वो जगता देख वो पर्सन बोलता है ओह तो तुम उठ गए। कर वो पर्सन कुरो को चाय ऑफर करता है। कुरो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर चल क्या रहा है। जो सुनकर वो पर्सन बोलता है कि चीजों को इतनी लेट से एक्सप्लेन करने के लिए मुझे माफ कर देना। हॉस्पिटल के अंदर उस मॉन्स्टर से लड़ने के बाद तुम अनकॉन्शियस हो गए थे, जिसकी वजह से लोग तुम्हें लेकर यहाँ पर आ गए। ये हाई स्कूल की अंडरग्राउंड ट्रेनिंग फैसिलिटी है। ईवीएस के अटैक के दौरान वीआईपीज के लिए शेल्टर भी काम करता है। ये ह्यूमैनिटी से अब तक बनाया हुआ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर है, जो कि अंदर और बाहर दोनों तरफ से किसी भी तरीके के अटैक को रोक सकता है। मैं एक एस रैंकर हूँ, इशिकी रियोगन, और आईची स्कूल के प्रिंसिपल के साथ साथ स्पेशल फोर्स का कमांडर भी हूँ। निशिकी का नाम सुनकर कुरो हैरान हो जाता है। कुरो बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, 8 साल पहले टोक्यो के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज का मॉन्स्टर अपेयर हुआ था, उसे आप ही ने डिफीट किया था। कंट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेशल सोल्जर है। स्कूल के जेनेटर हो ना, देखा जाए तो टेक्निकली मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मुझे इतना ज्यादा कैजुअली ना बुलाओ। और इस तरफ प्रिंसिपल निशिकी को देखकर बोल्डी डर गया था। बोल्डी बोलता है देखने से ये पर्सन बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहा है, मुझे छुप जाना चाहिए कि मेरे करंट फॉर्म के साथ मैं इसके सामने टिक नहीं पाऊंगा। कुरो अपनी मुंडी को इधर उधर घुमा कर देखते हुए बोलता है कि आखिरकार हम लोग ट्रेनिंग फैसिलिटी में क्या कर रहे हैं। बोलते साथ ही कुरो की नजर ओरिन के ऊपर पड़ती है, भी वहीं पर होती है, जिसे देखकर कुरो स्माइल करते हुए बोलता है कि शुक्र है कि तुम ठीक हो। कुरो की ये मुंह से बात सुनकर ओरिन भी स्माइल कर देती है। तभी वहाँ पर अपनी व्हील चेयर को खींचते हुए एक और पर्सन आता है, जिसे देखकर कुरो बोलता है अरे तुम तो वही लड़की हो जिसके ऊपर उस बर्ड मॉन्स्टर ने अटैक किया था। वहीं पर हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है, जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती है मेरा नाम युनागा सिनरी है, एक ए रैंकर। उस दिन मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कुरो उसकी यूनिफॉर्म को देखकर बोलता है तुम भी हाची स्कूल के एक स्टूडेंट हो। अभी कुरो को थोड़ा अजीब लगता है। कुरो बोलता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे छोड़कर सबके सब यहाँ पर एक हाई रैंकर है। तभी प्रिंसिपल निसाकी बोलते हैं कि हमने चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। हालांकि तुम्हारे सामने रखे उन स्नैक्स को तुम फील फ्री होकर खा सकते हो। प्रिंसिपल का ये बोलना ही था कि कुरो भुक्कड़ों के जैसे उन स्नैक्स के ऊपर टूट पड़ता है। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुमने उस स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज को डिवावर कर लिया है और अब तुम उसके एलिमेंट को भी यूज कर सकते हो। जो सुनकर कुरो के मुंह के अंदर जो चाय थी वो कुरो के मुंह से बाहर आ जाती है। हैरान होते हुए कुरो प्रिंसिपल से पूछता है कि आखिरकार उसको इसके बारे में कैसे पता। ये बोलकर कुरो ओरिन की तरफ देखने लगता है। कुरो को ओरिन की तरफ देखता देख प्रिंसिपल बोलते हैं कि नहीं, ओरिन ने हमें कुछ भी नहीं बताया, इसके बारे में पता चला क्योंकि हमने तुम्हारे ऊपर नजर रखी हुई थी। जो सुनकर कुरो शांति से प्रिंसिपल को देखने लगता है। प्रिंसिपल निसाकी यहाँ पर हमें एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं। प्रिंसिपल निसाकी बोलते हैं कि एलिमेंट वो मिस्टीरियस सब्सटेंस है जो कि ईवीएस स्पेस से अपने साथ पर यहाँ पर अर्थ पर लेकर आए थे। एलिमेंट ईवीएस की एनर्जी सोर्स होने के साथ साथ ह्यूमन की अल्फा एबिलिटीज का ओरिजिन भी है। हालांकि ह्यूमंस की अभी की टेक्नोलॉजी इसे डिटेक्ट नहीं कर सकती, और तो और सारे के सारे टॉप रैंकर्स भी बड़ी मुश्किल से इसे डिटेक्ट कर पाते हैं। ह्यूमन की टेक्नोलॉजी इसे मेजर नहीं कर सकती, लेकिन सिनरी की अल्फा एबिलिटी थोड़ी स्पेशल है। सिनरी अपनी अल्फा एबिलिटी की मदद से इन्हें देखने के साथ साथ इन्हें एनालाइज भी कर सकती है, इसीलिए तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए हमने इसे चुना था। जो सुनकर कुरो बोलता है तो फिर हॉस्पिटल के अंदर मेरी सिनरी की जान बचाना ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये आपका प्लान था मुझे टेस्ट करने के लिए। और उस तरफ प्रिंसिपल निसाकी अपनी चाय को पीते हुए बोलते हैं 8 साल पहले टोक्यो के अंदर एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज का मॉन्स्टर अपेयर हुआ था, जिसने बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई थी। इस तरीके के पावरफुल मॉन्स्टर न्यूक्लियर वॉरहेड के बराबर होते हैं, और जिस मॉन्स्टर को तुमने डिवोर किया है वो भी एक न्यूक्लियर वॉरहेड के बराबर है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। ये बोलते साथ ही प्रिंसिपल निसाकी अचानक से कुरो के पीछे अपेयर होते हैं और कुरो की गर्दन के ऊपर अपनी कटाना को रख देते हैं। प्रिंसिपल निसाकी बोलते हैं कि अगर जो ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के ऊपर जरा सा भी रिस्क है तो हमें उसे जल्द से जल्द एलिमिनेट कर देना चाहिए। कंट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंकर होने के नाते मेरी ये ड्यूटी भी है। ताकि प्रिंसिपल की स्पीड को देखकर कुरो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। प्रिंसिपल निसाकी गुस्से में बोलते हैं कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट यही है कि जब उस मॉन्स्टर ने एकेडमी के ऊपर अटैक किया था तब मैं वहां पर नहीं था, जिसकी वजह से उस दिन मैंने बहुत से प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स को खो दिया था, इसलिए मैं पर्सनली उस मॉन्स्टर को अपने हाथों से खत्म करूंगा। ये बोलते साथ ही प्रिंसिपल निसाकी अपने कटाना को कुरो की गर्दन की तरफ बढ़ाने लगते हैं, जो देखकर कुरो की फटी जा रही थी। अभी वहां पर ओरिन ने प्रिंसिपल निसाकी को रोक दिया होता है। ओरिन बोलती है कि अगर जो यहाँ पर दूसरी स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज आई है जो न्यूक्लियर वॉरहेड के बराबर है, तो यहाँ पर इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि तीसरी और चौथी भी यहाँ पर आए। क्यों ना हम इसे अपना अलाय बना ले जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज की पावर्स को यूज कर सकता है। इस तरीके से ये ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ी होप बन सकता है। जो सुनकर प्रिंसिपल अपनी कटाना को कुरो के गर्दन से हटा लेते हैं। प्रिंसिपल निसाकी बोलते हैं कि ओरिन ने भी जो बोला वो भी सच है,
लोहे को लोहा ही काट सकता है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज के काउंटर में एक दूसरी स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज ही कर सकती है। लेकिन एक 15 साल के बच्चे के हाथ में एक न्यूक्लियर बॉम्ब का बटन देना ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगा। ये बोलते साथ ही प्रिंसिपल ने साकी सिंड्री से कुरो को ऑब्जर्व करने के लिए बोलते हैं। अपने प्रिंसिपल से ऑर्डर पाते साथ ही सिंड्री कुरो को ऑब्जर्व करने के लिए तैयार हो जाती है और यहीं पर हमारे चैप्टर की एंडिंग होती है। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहें। हो पाएगा तो दूसरा एपिसोड मैं 1 घंटे के अंदर ही अंदर अपलोड कर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, जिससे अगला एपिसोड आते साथ ही आपके ऊपर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए खाते पीते रहे, खुश रहें, अपने और अपने पैरों का ख्याल रखें। बाय।